हेलो दोस्तों, वेलकम टू शुभम क्लासेज। दोस्तों मैं पीयूष आर्य आप सभी का हिंदी मीडियम के इस नंबर 1 चैनल शुभम क्लासेज में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे क्लास 10th के होनहार विद्यार्थियों, बहुत एक अच्छा सा टॉपिक, एक प्यारा सा टॉपिक, वो भी सामाजिक विज्ञान के भूगोल अध्याय 1 का, जिसका नाम है संसाधन और विकास। तो संसाधन क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, ये सारा लेक्चर 1 में हो चुका है। यानी वो सारी चीज जो मनुष्य के आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं उन्हें संसाधन कहते हैं। जिसमें अब तक हमने पढ़ा क्या, हमने पढ़ा जैविक संसाधन, अजैविक संसाधन, नवीकरणीय संसाधन और नवीकरणीय संसाधन, व्यक्तिगत संसाधन, सामुदायिक संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन, अंतरराष्ट्रीय संसाधन, यानी हर प्रकार के संसाधन तो हमने पढ़ लिया। तो आज की टॉपिक सोचो कितना इंपॉर्टेंट होने जा रही है। जहां हम पढ़ने जा रहे हैं भूमि संसाधन, जल संसाधन, वायु संसाधन, मिट्टी के प्रकार, मृदा अपरदन, सारी टॉपिक है। तो करो ना, करो, अपने अपने ग्रुपों में शेयर और लाइक कभी कभी कर दो। बहुत ही शानदार एक कहानी की तरह टॉपिक सीखने जा रहे हैं। हर एक जवाब आपका एग्जाम में होगा, चाहे एमसीक्यू, चाहे अति लघुत्तरी, लघुत्तरी, दीर्घोत्तरी, सब आपके माइंड में सेट। देखना बच्चा, आपके सामने आया है भूमि संसाधन, भू संसाधन की बात करेंगे। ठीक है, हमने कहा कि शुरू में ही पढ़ा लेक्चर 1 में, संसाधन शब्द है क्या, यानी वो सारी चीजें जो भी मनुष्य के आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं वो क्या होते हैं, संसाधन कहलाते हैं। तो हम यहां भूमि भी एक संसाधन है, क्योंकि हम धरती से बहुत सारी चीजें हम पूरा करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि भूमि एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। अब ये प्राकृतिक और कृत्रिम में फर्क होता है। प्राकृतिक जो पहले से मौजूद है, कृत्रिम जो मानव निर्मित है। ठीक है, तो भूमि एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है जिस पर मानव जीवन, वन्य जीवन, प्राकृतिक वनस्पति, आर्थिक क्रियाएं, परिवहन, संचार एवं आदि सभी चीजें हम इस धरती पर ही होती हैं। ठीक है, इस धरती के माध्यम से ही होती हैं। तो भूमि एक सीमित संसाधन है, इसलिए भूमि का उपयोग विभिन्न उद्देश्यों के लिए सावधानी और योजनाबद्ध तरीके से किया जाना चाहिए। अब ये तो है नहीं कि हम क्या करें, पूरे धरती पर खेती ही कर दे, तो मनुष्य रहेगा कहां, पानी में। आप पूरे धरती पे आप घर ही बना दें तो अनाज कहां उगाएंगे, समस्या है। तो हम हर चीजों को एक सीमित संसाधन है, एक योजना बना के, इतने ये खेती योग्य है, ये घर योग्य है, या यहां कारखाना लगाने योग्य है, सोच समझ के हम इसका उपयोग करते हैं धरती का। ठीक है, तो भारत के भौगोलिक क्षेत्र का, यानी भारत का जो एरिया है, ठीक है, उसके भौगोलिक क्षेत्र का में, ठीक है, बहुत सारे ऐसे भी संसाधन आपको देखने को मिलते हैं जिसका परसेंटेज अगर हम निकालें, ठीक है, लगभग 43% जो भारत के क्षेत्र है, भौगोलिक क्षेत्र, उसका 43% भू क्षेत्र मैदान है जो कृषि और उद्योग के विकास में सहायक होते हैं, और 27% भू क्षेत्र पर पठार है जिसमें खनिजों, जीवाश्म ईंधन और वनों का, ठीक है, फॉसिल्स जिसको बोलते हैं, जीवाश्म ईंधन, वनों का अपार भंडार है। ठीक है, 27% भूमि पर। अब जो बचे हैं 30% भूमि क्षेत्र, वो पर्वत है जो 12 नदियों के प्रवाह एवं पर्यटन विकास के लिए अनुकूल परिस्थितियां प्रदान करते हैं। ये पर्वतीय क्षेत्र जहां पर नदियां बहती हैं, अब ऐसे पर्वतीय स्थलों के पास हम लोग घूमने जाते हैं तो एक पर्यटन स्थल का कार्य करती है। यानी ये भी हमारे लिए भूमि क्या है, एक तरीके से क्या है, सबसे महत्वपूर्ण संसाधन में गिनी जाए। कह लें कि सारी क्रियाएं तो हम यहीं पर करते हैं। अगला बात करें कि भूमि की सबसे बड़ी विशेषता क्या होती है, मैंने पॉइंट नोट किया है। जो भी लेक्चर आपको मैं प्रोवाइड कर रहा हूं उसको आप, ये जो आपने लिखा है, इसको आप हेडिंग बना लेना एग्जाम में, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में।
ठीक है, और अगर लघु उत्तरीय आए तो इतना काफी है। ठीक है, भूमि की बच्चे विशेषताएं क्या है, निम्नलिखित है। कौन कौन सी भूमि की विशेषता होती है? सीमित क्षेत्र। ठीक है, यानी कि भूमि का जो क्षेत्र है वह निश्चित तथा सीमित है। यह नहीं कि अब ये इतना ज्यादा है कि बार बार यह बढ़ता ही चला जाएगा। ठीक है, कम होगा लेकिन ज्यादा नहीं होगा। दूसरा, प्रकृति की निःशुल्क देन है। भूमि क्या है? धरती हमें प्रकृति के द्वारा, ठीक है, मिली एक सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है। यहां पर रहकर हम अपनी सारे सुख सुविधाओं का लाभ हम इस भूमि के द्वारा ही, ठीक है, करते हैं। अनासवान, ठीक है, धरती क्या है? कभी न खत्म होने वाली चीज है। बस इसका रूप परिवर्तन तो हो जाएगा, भले इसका रूप परिवर्तन हो जाएगा लेकिन मिट्टी तो रह जाएगी ही। अचल तथा गतिहीन है यह भूमि। अब भूमि की विशेषता के बाद देखें भूमि संसाधन का महत्व क्या है। एक एक पॉइंट बच्चे देखो, एग्जाम में विशेषताएं पूछे भूमि संसाधन का महत्व क्या है तो आपको किस तरीके से पूछ सकता है, आप कितने तरीकों से लिख सकते हो। अगर लघु उत्तरी में आए तो पॉइंट के अकॉर्डिंग, और अगर दीर्घ उत्तरी में तो यही पॉइंट आपका हेडिंग बन जाएगा। ठीक है, यानी जो चीजें हम एक्सप्लेन करेंगे इस हेडिंग में वही चीज आप लिखोगे। ठीक है, सुनिएगा। भूमि के महत्व को निम्नलिखित प्रकार से समझा जा सकता है। भूमि के महत्व को निम्नलिखित प्रकार से समझा जा सकता है। पहला, मनुष्य के जीवन का आधार है। मनुष्य के जीवन का आधार है, यानी कि अब इसमें आप क्या कह सकते हो कि धरती पे रहकर मनुष्य अपने हर एक जीने की सुविधाओं का उपयोग इस धरती के माध्यम से ही करता है, चाहे अनाज हो, चाहे फल हो, चाहे घर हो, चाहे सड़क हो, सारी सुख सुविधा का लाभ मनुष्य धरती के द्वारा ही लेता है। तो हम कह सकते हैं मनुष्य के जीवन का आधार है। दूसरा, आर्थिक विकास का आधार। दूसरा आपका आर्थिक विकास का आधार, यानी भूमि के द्वारा हम क्या करते हैं? खेती करते हैं, इसमें उद्योग स्थापित करते हैं, तो हमारे पास इसके बदले क्या होते हैं? पैसे प्राप्त होते हैं। हमारे यहाँ भारत देश एक कृषि प्रधान देश है जहां पे सबसे ज्यादा खेती की जाती है। ठीक है, जो हमारे अर्थव्यवस्था का एक बहुत मजबूत रीढ़ माना जाता है। प्राथमिक उद्योगों का विकास, ठीक है, जितने चीजें छोटी छोटी इंडस्ट्रियां हैं जो हमारे मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति होती है वह इस भूमि पर ही हम करते हैं। व्यापार का आधार, भूमि क्या है? भूमि हमें सड़क प्रदान करती है, रेलवे प्रदान करती है, संचार का माध्यम प्रदान करती है, जिससे हमारा व्यापार क्या होता है? बहुत ही आसान हो जाता है। परिवहन तथा संचार के माध्यमों का विकास, मैंने कहा कि भूमि पर ही सड़कें बनाई जाती है, भूमि पर ही टावर लगाए जाते हैं, तो ये सारा श्रेय किसको हम देंगे? भूमि। रोजगार का आधार, ठीक है, भूमि हमें रोजगार के आधार देती है। भूमि पर हमने कहा, एक बात बार बार कहा कि हम यहां पर रहकर घर बनाते हैं तो वहां पर रहने की सुख, चाहे हम सब्जी बेचें, चाहे हम फल बेचें, कोई भी अगर कार्य कर रहे हैं तो भूमि पर ही रह के कर रहे हैं। तो एक तरीके से देखा जाए तो भूमि हमें क्या कर रही है? हमें रोजगार भी प्रदान करती है। ठीक है, भूमि का यह महत्व हो गया। अब भारत में भूमि सुधार के उद्देश्य क्या है, इसके बाद हम पढ़ेंगे मृदा अपरदन, मिट्टी के प्रकार पढ़ेंगे। तो उसको पढ़ने से पहले जितने लोग देख रहे हैं, मैं बताना चाहूंगा कि इनसे रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन बने हैं, जो सारी चीजें हैं आपके एग्जाम सामने है, ये सारी प्रक्रिया आपके, चाहे वो इतिहास से हो, भूगोल से हो, अर्थशास्त्र हो, चाहे नागरिक शास्त्र से हो, सामाजिक विज्ञान के हर एक टॉपिक छमाही एग्जाम का मैंने अपडेट अप करना शुरू कर दिया है। तो ये सारी चीजें कहां प्रोवाइड होंगी, किन बच्चों को मिलेंगी? तो बच्चा
एग्जाम में आपको अच्छा करना है और हमेशा आगे बढ़ के 95 90 प्लस का स्कोर करना है, तो अब से जो छात्र अभी शुभम क्लासेस से नहीं जुड़े हैं उनके लिए अवसर एक बार फिर से मिल रहा है कि शुरू के 500 छात्रों के लिए मौका है। 999 रुपए एक साल की जो फीस है ये पेमेंट कर दें, यानी बोर्ड एग्जाम के अंतिम पेपर तक की फीस। यहां पर आपको 1299 का ये सौर्य बैच, 999 का टॉप 100 बैच, साथ में ये क्रैश कोर्स, ये तीनों बैच मात्र 999 पे करने पर ही दी जाएंगी। जो पुराने बच्चे पेमेंट कर चुके हैं उनको ये क्रैश कोर्स में, ठीक है, बिना पेमेंट किए ही ऐड कर दिया जाएगा। जो पहले से पेमेंट किए हुए हैं उनको दोबारा पेमेंट नहीं करना है, ठीक है। अब यहां पे आप पढ़ाई कर रहे हो, डेली आपकी पढ़ाई हो रही है, हर एक सब्जेक्ट की लाइव क्लास प्रोवाइड हो रही है, हर एक सब्जेक्ट के नोट्स मिल रहे हैं, प्रैक्टिस सेट मिल रहा है। अब क्रैश कोर्स आपको मिल रहा है 1 शॉर्ट वीडियो, यहां से चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, लास्ट 3 ईयर के पेपर, शॉर्ट नोट्स, 3 मॉडल पेपर, यानी रिवीजन का मौका आप यहां से पा सकते हैं। जो भी विद्यार्थी अब सोच रहे हैं कि हमें वास्तव में बेस्ट करना है, बच्चा ये कुछ नहीं है, 999 आप समझ सकते हो कि ये एक महीने की आपकी ऑफलाइन की फीस हो जाती है, ठीक है। लेकिन अगर ऑनलाइन में ये साल भर की फीस है आपके लिए। आप भी हरीश चरण यादव 95% जो अयोध्या से बिलोंग करते हैं, अमन कुमार मौर्य वाराणसी के ही है, मिला भी मैं इस बच्चे से, काफी ये बच्चा अच्छा लगा कि मोटिवेटेड बच्चा था, मेरी बातों को इसने माना, तो मैंने वादा किया था मिलूंगा जरूर, कुछ से मिल लिया, कुछ से मिलना बाकी है और मौका आपको भी देंगे। आप भी ये स्कोर करो, आपके घर भी हम भी आएंगे, बस थोड़ा सा ज्यादा नहीं कष्ट करना, बस एक चाय पिला देना, ठीक है। चलो, तो ये नंबर कब आएगा? जब आप अपने मोबाइल में डाउनलोड करते हो शुभम क्लासेज का ये एप्लीकेशन, शुभम क्लासेज का ये एप्लीकेशन अपनी मोबाइल में डाउनलोड करते हैं, और डाउनलोड करने के बाद वहां से आप पेमेंट का ऑप्शन आते, जैसे ही 999 रुपया आप पे करेंगे, आप सौर्य बैच, टॉप 100 बैच और साथ में क्रैश कोर्स से ऑलरेडी तुरंत जुड़ जाओगे। और जो पहले से जुड़े, ऑलरेडी जो जुड़े उनको क्रैश कोर्स में हम लोग जोड़ देंगे, और ये आप पेमेंट करते तुरंत की बात मैं कर रहा हूं, तुरंत तीनों बैच से अपने आप जुड़ जाओगे। और यदि वहां अप्लाई कूपन में ये कूपन अप्लाई कर देते हो, स्मॉल लेटर करके PIYUSHSIR पीयूष सर, या PIYUSH स्पेस देके SIR, तो 100 रुपए की छूट के साथ आपको वो बैच 899 में ही प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर मेरे प्यारे बच्चों आपको लाइव क्लास, हैंड राइटिंग नोट्स, स्मार्ट क्लास नोट, प्रैक्टिस सेट, चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, लास्ट 3 ईयर के पेपर, ठीक है। अगर यहां से पेमेंट करने में समस्या आ रही हो, इस दिए गए नंबर पे आप पेमेंट करके स्क्रीनशॉट इसी नंबर पे आप व्हाट्सअप कर दें। अगर एप्लीकेशन से पेमेंट नहीं कर पाते, पूरा पेमेंट यहां दें, यहां पे तो कूपन कोड भी अप्लाई है, जो आपको सही लगे आप पेमेंट कर सकते हो। तो अब चलिए आते हैं आपके, ठीक है, हम पढ़ रहे थे भारत में भूमि सुधार के उद्देश्य, इस अब चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं बच्चे। यह है आपका कि भारत में भूमि सुधार के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं। भूमि का सुधार भारत में कैसे किया जा सकता है, किस आधार पे हम भूमि को, बंजर भूमि को उपजाऊ बनाना, जो भी बंजर भूमि जहां पर भी खेती नहीं हो सकती है, ठीक है, उन कोशिश की जाए कि उन भूमि को हम क्या करें, उपजाऊ भूमि बनाने का प्रयास करें। अगला, वृक्ष एवं वनस्पति रहित भूमि में वनीकरण कराना, जिस जगह पे जो खाली जगह है और वहां पे पेड़ पौधे नहीं है, उन जगह हम वृक्षारोपण ज्यादा से ज्यादा कराएं। अगला, मृदा की पीएच क्षमता को सही करना, अर्थात इसकी अम्लीयता या खारेपन को कम करना, यानी भूमि की जितना पीएच मान होना चाहिए वही रहे, जहां पे अम्लीयता बढ़ रही वहां उसको नॉर्मल करे, जहां खारापन ज्यादा हो रहा है वहां उसको नॉर्मल करे, यानी इसका पीएच मान एकदम सही होना चाहिए।
भूमि में जैव रासायनिक तत्वों के संतुलन को सही करना। हम आजकल भूमि के धरती को हम खुद खराब कर रहे हैं, इतना ज्यादा रसायन यूज कर रहे हैं कि धरती की जो उर्वरता है, ज्यादा फसल उगाने के चक्कर में उसके उर्वर क्षमता को हम बहुत पीछे कर दे रहे हैं। कुछ साल बाद क्या होगी, ज्यादा से ज्यादा बंजर भूमियां पाई जाएंगी, उपजाऊ भूमि कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये इन सब चीजों को हमें सोच समझ के करना होगा। अब हम जिसे भूमि संसाधन बात कर लिए, अब वहीं पर आता है बच्चे मृदा संसाधन, यानी मिट्टी। मिट्टी किस प्रकार से हमारे लिए एक संसाधन का कार्य करती है, समझेंगे इस बात को। मिट्टी सबसे महत्वपूर्ण एक नवीकरण योग्य प्राकृतिक संसाधन है, परंतु इसके कुछ सेंटीमीटर मोटी परत बनने में ही लाखों वर्ष लग जाते हैं। थोड़ी सी मिट्टी बनने में, मिट्टी इतनी है, इतनी बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं। मिट्टी का निर्माण कारक उच्चावच, संसर्ग शैल, जलवायु, वनस्पति, अन्य जैव पदार्थ और समय है। तापमान परिवर्तन, बहते जल की क्रिया, पवन, हिम नदी, अपघटन क्रिया, ये सभी चीजें मिट्टी बनने की प्रक्रिया में योगदान देते हैं। मिट्टी जैव और अजैव दोनों प्रकार के पदार्थों से बनती है। मिट्टी में रासायनिक और जैविक परिवर्तन बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। अगला है मिट्टी का वर्गीकरण। मिट्टी को कैसे अलग अलग रूपों में बांटा गया, कौन मिट्टी कितनी है, किस मिट्टी में क्या चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, हम जानेंगे। मिट्टी का जो बंटवारा है वो रासायनिक और भौतिक गुणों जैसे उसके रंग, उसकी बनावट, उसकी मोटाई, ठीक है, उसके उर्वरता के आधार पर भारत की मिट्टियों को अलग अलग श्रेणियों में बांटा गया है। जो अब जलोढ़ मिट्टी क्या होती है, इसकी क्या विशेषता होती है, जिसे हम कहते हैं गंगा की मैदानी मिट्टी। तो जलोढ़ मिट्टी भारत में विस्तृत रूप से फैली हुई है। जो इस मिट्टी का निर्माण हिमालय के 3 महत्वपूर्ण नदी तंत्रों सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र द्वारा लाए गए निक्षेपों से होता है, अवसादों से। जो ये सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र जो अवसाद, जो कचरे लाती हैं, जो बहा कर लाती हैं, उन मिट्टियों से होता है, उनके अवसादों से होता है। यह मिट्टी भारत के संपूर्ण क्षेत्र के 45.6% भाग में पाई जाती है और यह भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टी होती है। ठीक है, यह एक नई प्रकार की मिट्टी होती है। अब यहां पर जो ये मिट्टी है जलोढ़ मिट्टी, इस मिट्टी के भी 2 भाग होते हैं। ठीक है, एक होता है खादर, एक होता है बांगर। खादर और बांगर यानी पुरानी मिट्टी और जो नई मिट्टी है वो बांगर है। ठीक है, देखो अब काली मिट्टी क्या होता है, जिसे हम कपास मिट्टी कहते हैं, इसमें कपास की खेती काफी ज्यादा होती है। काली मिट्टी में कपास की खेती काफी अच्छी होती है। इस मिट्टी को रेगुर या काली कपास मिट्टी कहते हैं। यह भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र के 45.6% भाग में विस्तृत है। यानी ये काला क्यों है, ठीक है, हम देखेंगे। जो हमारा आंध्रा का क्षेत्र है, महाराष्ट्र का क्षेत्र है, केरल तमिलनाडु का क्षेत्र है, इन क्षेत्रों में काली मिट्टी काफी पाई जाती है। यह ज्वालामुखी विस्फोट से निकले लावा से यह मिट्टी निर्मित है। यानी जब ज्वालामुखी फूटा यानी आग, और आग जब जिस चीज को जला दे वो क्या होता है, कोयला हो जाता है, काला। ये उनसे बनी है मिट्टी, काली मिट्टी, ज्वालामुखी के लावा से। लाल और पीली मिट्टी की बात करें तो इस मिट्टी का रंग लाल होता है। यह भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 10.5% भाग है। इस मिट्टी का जो लाल रंग होता है, क्यों यह मिट्टी लाल होती है, तो यह रंग दक्कन पठार में कम वर्षा वाले क्षेत्रों में लोहे के कणों का आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों में फैलने के कारण होता है। लोहे के कण जो है आग्नेय और उसके रूपांतरित चट्टानों में फैले होते, जब ये मिट्टी पत्थर चूर होकर मिट्टी बनते हैं तो इसके कारण मिट्टी क्या होती है, लाल हो जाती है। जिसमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड के कुछ क्षेत्र आते हैं। लैटेराइट मिट्टी की बात करते हैं। लैटेराइट मिट्टी क्या होती है, यह शब्द लेटर से बना है, यानी जिसका शब्द ईट होता है। यानी
लेटेराइट मिट्टी उच्च तापमान और अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होती है, जहां का टेम्परेचर काफी ज्यादा होता है या बहुत ज्यादा वर्षा होती है। लेटेराइट मिट्टी के निर्माण में निक्षालन प्रक्रिया की भूमिका क्या होती है? सबसे ज्यादा होती है, इसको हम लीचिंग कहते हैं। अब उच्च तापमान के कारण जैविक पदार्थों को अपघटित करने वाले जो बैक्टीरिया होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं, ठीक है, और इससे इसमें ह्यूमस की जो मात्रा होती है वो क्या होती है? कम हो जाती है। अब आगे हम देखें लेटेराइट मिट्टी की विशेषता में कि लेटेराइट मिट्टी पर अधिक मात्रा में खाद्य और रासायनिक उर्वरक डालकर खेती की जा सकती है। इसी मिट्टी में काजू, चाय, कॉफी, कुनैन की फसल उगाई जाती है। अब समझ सकते हो कौन से राज्य होंगे? तो कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, असम की पहाड़ियां, ठीक है, इसके मुख्य क्षेत्र है। मरुस्थलीय मिट्टी, यह मिट्टी भारत के पूरे भौगोलिक क्षेत्र के 4% भाग में फैली है, जिसको राजस्थान का एरिया जो है। कुछ क्षेत्रों में इस मिट्टी में नमक की मात्रा इतनी ज्यादा होती है कि झीलों से जल वाष्पीकृत करके इससे नमक बनाया जा सकता है। यानी कि इससे होकर इस मिट्टी में जहां पे मिट्टियां हैं वहां के झीलों से जो पानी है, उन अगर पानियों को हम वाष्पीकृत कराएं तो उनसे नमक भी बन सकता है। इस मिट्टी की कुछ विशेषताएं हैं। क्या? इस मिट्टी का जो रंग होता है वह लाल एवं भूरा होता है। मरुस्थलीय मिट्टी का यह रेतीली और लवड़ी होती है, नमकीन की तरह होती है। यह मिट्टी राजस्थान के ज्यादातर भागों में पाई जाती है। इस मिट्टी में ह्यूमस और नमी की मात्रा कम होती है। शुष्क जलवायु और उच्च तापमान के कारण जल वाष्पन दर सबसे ज्यादा होता है। आगे की बात करें वनी और पहाड़ी मिट्टी। वनी और पहाड़ी मिट्टी कौन है? वनी और पहाड़ी मिट्टी भारत के 8% भौगोलिक क्षेत्र पर फैली है। इसके कुछ लक्षण निम्नलिखित हैं। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब आगे अगर हम देखें, बात करेंगे पीट एवं जैविक मिट्टी की। पीट किसे कहते हैं? यह कैसे बनती है? यह मिट्टी भारी वर्षा और जल उच्च आर्द्रता से युक्त उन क्षेत्रों में पाई जाती है जहां वनस्पति की वृद्धि अच्छी हो। क्यों? क्योंकि यहां मृत जैव पदार्थ बड़ी मात्रा में एकत्र हो जाते हैं। इसमें जो जैव पदार्थ होते हैं वो 40% से 50% तक होते हैं। फटाफट नोट करते रहिए। हो गया। अब मिट्टी के बाद हम बात करेंगे मृदा अपरदन, सबसे इंपॉर्टेंट। अपरदन का मतलब होता है कटाव, संरक्षण का मतलब होता है रख रखाव। तो हम अपरदन की बात करेंगे। मृदा अपरदन होता क्या है? ठीक है, मिट्टी के कटाव या उसके बहाव की प्रक्रिया को मृदा अपरदन कहते हैं। यानी मिट्टी का कटना या मिट्टी का बह के जाना, यह दोनों प्रक्रियाएं क्या कहलाती हैं? इसे मृदा अपरदन कहते हैं, मिट्टी का कटना कहते हैं। मिट्टी के कटाव, मिट्टी के बहाव की प्रक्रिया को ही मृदा अपरदन कहा जाता है। मृदा अपरदन के कारण, पहला प्राकृतिक कारण, पवन यानी हवा, जल, हिमानियों द्वारा अपरदन प्राकृतिक कारकों में शामिल होता है। हवा के कारण भी मिट्टी एक स्थान से उड़कर दूसरे स्थान पर, जल के बहाव के कारण मिट्टी कटती है। हिमानियों द्वारा अपरदन, बर्फ क्या करते हैं अपने साथ कुछ मिट्टी के अंश को भी हटा देते हैं। वायु अपरदन, वायु द्वारा मैदान या किसी ढलवा क्षेत्र से मिट्टी को उड़ा ले जाने की प्रक्रिया वायु या पवन अपरदन कहलाती है। ठीक है बच्चे। अब आवश्यक वायु अपरदन तब होता है जब तेज हवाएं सूखे की अवधि के समय हल्की बनावट वाले क्षेत्रों के ऊपर बहती हैं। अब अगर हम देखें
किसकी, जल अपर्दन के बारे में। जल अपर्दन, बहते हुए जल के कारण जब मिट्टी की ऊपरी परत बह जाती है, बहते हुए जल के कारण जब मिट्टी की ऊपरी परत बह जाती है तो वह जल अपर्दन कहलाती है। यानी जब हम बहते हुए जल के कारण मिट्टी का बहाव हो जाए, वो भी जल के कारण, तो जल अपर्दन कहलाता है, वाटर इरोशन। अगला है कि मृदा अपर्दन से क्या हानियां हैं। तो मृदा अपर्दन से निम्नलिखित हानियां होती हैं। क्या क्या हानि हमें मिलती है, देखिएगा। उपजाऊ भूमि के नष्ट होने के कारण कृषि उत्पादकता में कमी आती है। जब ऊपर की भूमि जो उपजाऊ होती, जहां तक फसल, वो भूमि हट के पानी में चली जाए तो फिर वो क्या होती है, फसलें कम उगती हैं। आकस्मिक एवं भीषण बाढ़ का प्रकोप बढ़ जाता है। बालू के जमा होने के कारण नदियों, नहरों तथा बंदरगाहों के मार्ग क्या होते हैं, बंद हो जाते हैं। जब मिट्टी बह बह के क्या होती है, अब वहां पे एक बांध टाइप का बना देगी, बालू ज्यादा इकट्ठा हो जाएगा तो सीप वहां पे जहाज जाने में दिक्कतें होती हैं। ठीक है, उन्हें रास्ता नहीं मिल पाता। सूखे की लंबी अवधि के कारण, जब सूखा लंबा हो जाता है तो सूखे की लंबी अवधि के कारण फसलें भी क्या होती हैं, नष्ट हो जाती हैं। और कुओं, नलकूपों, ट्यूबवेलों में जल का जो स्तर होता है वह नीचे हो जाता है, जिससे सिंचाई में भी बाधा आ जाती है। ये मृदा अपर्दन से होने वाली हानियां हैं। तो इनसे जो रिलेटेड क्वेश्चन हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे बनेंगे, आपका ये जियोग्राफी, मैं छमाही एग्जाम में आपका एक लॉन्ग आंसर कंफर्म रहेगा, इस चैप्टर से याद रखिएगा। तो वो सारे किस किस टाइप के क्वेश्चन कैसे पूछे गए हैं, अब धीरे धीरे हर चीज अपडेट हो रहा है। तो अब जो पुराने छात्र, उनको तो कोई दिक्कत नहीं, उन्हें सीधे इस क्रैश कोर्स से जोड़ दिया गया है। अब से जो 500 छात्रों के लिए मौका मिल रहा है कि वो भी इसका लाभ उठा ले, मात्र 999 रुपए पे करके। ये 2 बैच, सौर्य बैच, टॉप 100 बैच 2023 से तो जोड़ा ही जाएगा। पढ़ाई के लिए हर दिन लाइव क्लास, हर एक सब्जेक्ट की क्लास, डाउट क्लास, सारी चीजें इसमें होंगी। अब साथ में आपको क्रैश कोर्स एक रिवीजन के लिए दिया गया है। पढ़ाई यहां से करें, रिवीजन यहां से करें, शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से। 1 शॉर्ट वीडियो, चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, 3 साल के पेपर, शॉर्ट नोट्स और 3 मॉडल पेपर। यही नहीं बच्चे, आपको यह भी चीज मैं बताते चलूं, हरिचरण यादव, अमन कुमार मौर्य, सुजीत यादव, कृति वर्मा, ये वो विद्यार्थी है जिन्होंने अपने आप को साबित किया है कि शुभम क्लासेस से पढ़कर, पेड क्लास से ज्वाइन होकर कोई भी विद्यार्थी अपने सपने को पूरा कर सकता है। और उनमें से भागीदारी हम आपकी चाहते हैं 2023 में देखना। पीयूष सर की बात मान लो, शुभम क्लासेस मौका दे रहा है, गवाना मत। ठीक है, अब आपको जुड़ने के लिए करना क्या होगा, 1 साल की फीस 999 रुपए, बोर्ड एग्जाम के अंतिम पेपर तक की फीस है। सबसे पहले गूगल प्ले स्टोर से शुभम क्लासेज एप्लीकेशन, गूगल प्ले स्टोर में जाइए, शुभम क्लासेज एप्लीकेशन सर्च करिए, उसको इंस्टॉल करिए। इंस्टॉल करने के बाद, पूरा ओके करने के बाद, हर चीज अलाउ करने के बाद, जैसे ही आपको वहां पेमेंट करने के लिए 999 रुपया दिख जाए, वहीं पर क्लिक करिए, 999 पे करिए, किसी के द्वारा पे करिए। एप्लीकेशन से पे करने पे लाभ क्या है आपको, कि यदि आप एप्लीकेशन में पे कर रहे हैं और पेमेंट करते समय अप्लाई करते हैं, ये मेरा कूपन कोड PIYUSHSIR पीयूष सर, या अप्लाई करते हैं PIYUSH स्पेस देके SIR, तो आपको 100 रुपए छूट हो जाएगी। ये है एप्लीकेशन का फायदा आपको। यानी अब वो बैच आपको 899 रुपए में ही मिलेगा। 1 साल की पढ़ाई जिसमें लाइव क्लास, हैंड राइटिंग नोट्स, स्मार्ट क्लास नोट, प्रैक्टिस सेट, चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, लास्ट 3 ईयर के पेपर। और अगर ऐप से बहुत बच्चे ये कहते हैं सर हम पेमेंट नहीं कर पाते एप्लीकेशन से, तो भाई देखो आपके लिए भी इस दिया गया है कि आप इस दिए गए नंबर पे 999 रुपए पे कर दो। पे करने के बाद उसका स्क्रीनशॉट इसी नंबर पे व्हाट्सएप कर दो, आपको टॉप 100 बैच 2023 से जोड़ दिया जाएगा।
मौका गंवाना नहीं है, समय कम है, तैयारी आपकी है। तो मैं तो यही कहूंगा, जितने भी विद्यार्थी अभी देख रहे थे, इतना बेहतरीन क्लास आज का है और हर एक विद्यार्थी के पास पहुंचना चाहिए। अपने अपने सभी ग्रुप में शेयर कर दीजिए, लाइक करना ना भूलिएगा। मैं पीयूष आर्या अपने सभी इन टैलेंटेड विद्यार्थियों से लेता हूं विदा। गुड लक।